तो दोस्तों क्या होगा जब एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म कल्चरल स्ट्रगल और रेसिज्म को एक साथ मिक्स करके एक गहरी कहानी बनाती है। सिनर्स कुछ ऐसी फिल्म है। ये सिर्फ वैम्पायर्स की कहानी नहीं बल्कि 1930s के अमेरिका के सोशल प्रेशर और पेन को भी दिखाती है। अगर आप समझते हैं कि हॉरर सिर्फ डर देने के लिए होती है तो ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ब्लूज म्यूजिक, इमोशनल ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई ये फिल्म एक नए तरीके से हॉरर को डिफाइन करती है जो इसे एक आम हॉरर फिल्म से काफी खास बनाते हैं। इसीलिए बने रहिए क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग और सोचने वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए अब और बिल्डअप ना देते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिनर्स। फिल्म की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि कुछ लोग कभी इतने खास म्यूजिक बनाया करते थे जिसको सुनकर स्पिरिट्स को कंज्यूर किया जा सकता था, फिर चाहे वो पास्ट से हो या फिर फ्यूचर से। इस म्यूजिक की ताकत इतनी थी कि ये फेम ऑफ फॉर्च्यून तो ला सकता था लेकिन ये लिविंग और डेड के बीच की दीवार को भी खत्म कर सकता था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये म्यूजिक इविल को भी आकर्षित कर सकता था। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को फायर पीपल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमें सैमी नाम का एक युवक दिखाया जाता है जो बुरी तरह से घायल और एक टूटे हुए गिटार के साथ एक चर्च में आता है। उसको देखकर चर्च के लोग घबरा जाते हैं और चर्च के पास्टर सैमी के लिए प्रेयर करते हैं। वो उसको म्यूजिक छोड़ने और बुरी ताकतों से दूर रहने की सलाह देते हैं। सैमी को अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं जो ये इशारा करते हैं कि पिछली रात कुछ खतरनाक हुआ था। इसके बाद फिल्म में सीन एक दिन पहले का दिखाया जाता है जो कि 15 और 16 अक्टूबर 1932 के बीच की रात का सेट है। एक दिन पहले सैमी चर्च में आता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद अपना गिटार लेकर चर्च के पास्टर जो सैमी के पिता भी हैं, जो म्यूजिक को शैतानी ताकतों का प्रतीक मानते थे और उसकी इस हॉबी से खुश नहीं थे, सैमी उनके पास आता है। हालांकि सैमी एक बेहतरीन ब्लूज म्यूजिक टैलेंट था। ब्लूज एक इमोशनल और सोलफुल म्यूजिक जॉनर है जो अफ्रीकन अमेरिकन द्वारा 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। इसमें आमतौर पर धीमी गति, गहरे लिरिक्स और गिटार का बहुत इस्तेमाल होता है जो संघर्ष और असली जिंदगी के इमोशंस को दर्शाता है। इसके बाद फिल्म का फोकस दो जुड़वा भाइयों पर होता है, स्मोक और स्टक। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन हैं और हाल ही में मिसिसिपी लौटे हैं। पहले वो शिकागो में थे जहां उन्होंने गैंग्स का हिस्सा बनकर खूब पैसा कमाया था और अब इन पैसों से वो अपने गांव में एक जंक जॉइंट खोलना चाहते हैं जहां म्यूजिक, डांस, ड्रिंक्स और गैम्बलिंग होगा, स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। वो हॉगवुड नाम कर एक सफेद आदमी से एक जगह खरीदते हैं जो काफी रेसिस्ट था और बार बार इन दोनों भाइयों को देखकर थूकता था। हॉगवुड उनके पैसे से हैरान था लेकिन फिर भी उसने उन्हें सम्मान नहीं दिया। इसके बाद दोनों भाई जक जॉइंट के लिए टैलेंट हायर करने निकलते हैं। सबसे पहले वो सैमी को गिटार बजाने और गाने के लिए अपने जक जॉइंट में बुलाते हैं। हम ये भी जान पाते हैं कि सैमी और स्टक कजिन हैं। इसके बाद स्टक और सैमी स्मोक से अलग हो जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर डेल्टा स्लिम नाम के इंसान को हायर करते हैं जो कि हारमोनिका यानी कि पियानो बजाने में माहिर था। सैमी यहाँ पर एक सिंगर से भी मिलता है और दोनों के बीच ही साफ होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी दौरान स्टक अपने एक्स गर्लफ्रेंड मैरी से भी मिलता है। मैरी स्टक से काफी नाराज थी क्योंकि उसने इतने सालों तक उसका इंतजार किया था लेकिन स्टक कभी भी उसको वापस नहीं मिल पाया। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि मैरी की माँ का एक दिन पहले ही निधन हो गया था और वो वही महिला थी जिन्होंने बचपन में स्टक और स्मोक की देखभाल की थी। मैरी का रंग हल्का है और इस पर फिल्म में खास ध्यान दिया गया है क्योंकि ये उस समय के रेसिज्म को साफ तौर पर दर्शाता है। अब इन सब के बाद स्टक, सैमी और डेल्टा स्लिम एक कॉटन फील्ड में जाते जहां पर वो अपने पुराने दोस्त कॉर्न ब्रेड को जक जॉइंट का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि डोरमैन बनाने के लिए रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा स्मोक टाउन में जाकर एक लोकल चाइनीज शॉपकीपर ग्रेस और बो को हायर करता है ताकि ये दोनों जक जॉइंट के लिए केटरिंग और गैम्बलिंग का माहौल संभाल सके। बाद में स्मोक अपनी पत्नी एनी से मिलता है और हम ये देख पाते हैं कि हालांकि वो अभी शादीशुदा है लेकिन उनके बीच काफी दूरियां आ चुकी है। उनकी लड़ाई मुख्य रूप से ऑकल्ट रिचुअल्स पर होती है। एनी इन रिचुअल्स में विश्वास करती थी, वो उनको प्रैक्टिस भी करती थी, जबकि स्मोक का कहना था कि उसने युद्ध में पूरी दुनिया घूमी है लेकिन कभी कोई भूत नहीं देखा। एनी कहती है कि वो जो रिचुअल्स कर रही है वो दोनों भाइयों की सुरक्षा के लिए है लेकिन स्मोक गुस्से में उसको ये याद दिलाता है कि अगर रिचुअल्स इतने असरदार थे तो उनकी एक बेटी क्यों नहीं बच पाई। इसका मतलब है कि उनकी बेटी थी जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि स्मोक अब भी एनी द्वारा दिए गए एक ताबीज को पहनता है। फिर दोनों की बहस के बाद वो एक दूसरे के पास लौट आते हैं। अब कहानी एक ऐसे आदमी रेमिक पर शिफ्ट होती है जो घायल हालत में बर्ट और जॉन नामक कपल के घर शरण लेने आता है
कुछ ही देर बाद रेमिक को ढूंढते हुए कुछ वैम्पायर्स हंटर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन बर्ट और जॉन ये कहकर उनको धोखा देते हैं कि उनके घर में कोई नहीं आया है। अब जैसे ही सूरज डूबता है, वैम्पायर हंटर्स तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन रेमिक जो कि एक आयरिश डेमिग्रेंट वैम्पायर था, बर्ट का खून पीकर उसको भी वैम्पायर बना देता है, जिसको देखकर बर्ट की पत्नी जोर से चिल्लाती है और सीन फिर से कट हो जाता है, जिसमें जॉन पर भी हमला होने का संकेत मिलता है और अब वो भी वैम्पायर बन चुकी होगी। अब वापस आते हैं स्टक और स्मोक पर। दोनों की मेहनत रंग लाई थी क्योंकि उनका जग जॉइंट आखिरकार खुल चुका था और ये ओपनिंग नाइट थी। हमको पता चलता है कि हालांकि स्टक और स्मोक दोनों कजिन थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज अलग थी। स्मोक काफी सीरियस और बिजनेस माइंडेड था, जबकि स्टक थोड़ा मजेदार और दिल से सोचने वाला था। जग जॉइंट में स्मोक काफी सख्त था और एंट्री फीस को लेकर कोई एक्सेप्शन नहीं मानता था। वो ये चाहता था कि हर किसी को पूरी फीस चुकानी पड़े, लेकिन स्टक और एनी ने उसको समझाया कि उनकी कम्युनिटी के लोग दिन भर काम करके आते हैं और उनके पास पैसे कम हो सकते हैं, तो उनको भी अंदर आने का मौका मिलना चाहिए। जग जॉइंट में स्मोक और स्टक के अलावा सेमी और डेल्टा स्लिम भी परफॉर्म कर रहे थे। एनी, मैरी और पर्लिन भी वहां पर आई हुई थी, जबकि ग्रेस और बो फूड, ड्रिंक्स और गैम्बलिंग का ध्यान रख रहे थे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कॉर्नब्रेड पर थी। इसके अलावा जग जॉइंट में कई लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर जग जॉइंट की ओपनिंग नाइट बड़ी सफलता रही। कुछ देर बाद सेमी ने ब्लू संगीत परफॉर्म करना शुरू किया, जिसका गाना इतना अच्छा और सच्चा था कि पास्ट और प्रेजेंट के स्पिरिट्स पे नजर आने लगे। ये वही चीज थी जो फिल्म के इंट्रो में बताई गई थी। उसकी परफॉर्मेंस इतनी जोरदार थी कि रेमिक और उसके साथी वैम्पायर उसके म्यूजिक की ओर अट्रैक्ट हो गए। जैसा कि इंट्रो में कहा गया था, ये म्यूजिक ना सिर्फ स्पिरिट्स को बल्कि इविल्स को भी अट्रैक्ट करता है। रेमिक और उसके साथियों ने जग जॉइंट में आने की इजाजत मांगी, लेकिन स्मोक और स्टक ने उनको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो उनको संदिग्ध मान रहे थे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही रेमिक और उसके साथी उसके बाहर ही गाना गाने लगते हैं। इसी बीच जग जॉइंट के अंदर कुछ घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि सेमी और पर्लिन के बीच इंटीमेसी, मैरी और स्टक के बीच बहस और स्मोक और सेमी के बीच झगड़ा। जब मैरी जग जॉइंट से बाहर आती है तो वो रेमिक, बर्ट और उसकी वाइफ को देखती है, जो उसको गोल्ड क्रॉस दिखाते हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी रेमिक की लार गिरने लगती है, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि वो मैरी का खून पीना चाहता है। मैरी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, रेमिक उसके ऊपर हमला कर देता है। अब मैरी भी वैम्पायर बन चुकी थी और अगले सीन में वो कॉर्नब्रेड से अनुमति लेकर जग जॉइंट के अंदर चली जाती है। फिर वो स्टक को अपनी ओर आकर्षित करती है और दोनों के बीच इंटीमेसी होती है, लेकिन तभी मैरी स्टक को काट लेती है, जिससे वो मर जाता है। स्मोक इस सीन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो मैरी को गोली मार देता है, लेकिन मैरी पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो हंसते हुए वहां से भाग जाती है। इस हादसे के बाद स्मोक सभी को जग जॉइंट से बाहर भेज देता है। एनी उसको समझाती है कि वो वैम्पायरिज्म का असर है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्मोक को ये बात मानने में कठिनाई होती है, लेकिन वो जो अपनी आंखों से देख चुका था उसको नकार भी नहीं सकता था। इस बीच कॉर्नब्रेड, जो अब वैम्पायर बन चुका था, जग जॉइंट के बाहर आकर अंदर आने की इजाजत मांगता है। एनी तुरंत समझ जाती है कि वैम्पायर बिना परमिशन के किसी जगह पर नहीं आ सकते हैं, तो इसका मतलब कॉर्नब्रेड भी अब वैम्पायर बन चुका है। वो फिर बात बदलकर कहता है कि उसे आज के काम के पैसे चाहिए, और जैसे ही स्मोक पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, कॉर्नब्रेड उसकी ओर हमला कर देता है। लेकिन स्मोक एक फाइटर है, इसीलिए वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन वैम्पायर बन चुका है और कौन नहीं। इसी बीच स्टक, जो पहले मर चुका था, अब वैम्पायर बनकर वापस उठता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी पर हमला करता, एनी उसे पिकल्ड गार्लिक जूस से जलाकर भगा देती है। फिर एनी बाकी सर्वाइवर्स को बताती है कि वैम्पायर को मारने के लिए सिर्फ सिल्वर या वुडन स्टेक की जरूरत होती है और गार्लिक से उन्हें रिपेल किया जा सकता है। वो स्मोक को एक टलिस्मैन भी देती है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, और बाहर में फंसे लोगों को गार्लिक वाला पिकल खाने के लिए कहती है, ताकि ये साबित हो सके कि जो लोग अंदर हैं वो सभी इंसान हैं। जग जॉइंट के अंदर बहुत से लोग बाहर से आए थे, लेकिन अब उन सभी पर वैम्पायर ने हमला कर दिया था और वो सभी वैम्पायर बनकर नाच गा रहे थे। यहाँ तक कि ग्रेस का पति वो भी वैम्पायर बन चुका था। यानी कि जग जॉइंट में अब कुछ ही इंसान बचे थे, स्मोक, एनी, सेमी, डेल्टा स्लिम, पर्लिन और ग्रेस। ये सभी लोग जग जॉइंट के अंदर थे, जबकि बाहर वैम्पायर उनका इंतजार कर रहे थे। अब स्मोक एक प्लान बनाता है कि वो रात वहीं बिताएंगे, और जैसे ही सूरज उगेगा वैम्पायरों को भागना पड़ेगा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते हैं। तभी रेमिक आता है और उन्हें वैम्पायर बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वैम्पायरिज्म उनके लिए सही रास्ता है,
क्योंकि इस जीवन में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उन्हें इमॉर्टैलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी और रेसिज्म से मुक्ति मिलेगी। रेमिक ये भी खुलासा करता है कि जॉन और बर्ट असल में हॉगवुड के लोकल क्लैन के सदस्य थे और उनका उद्देश्य था कि सुबह आकर स्मोक और स्टक को खत्म करके उनके सारे पैसे छीन ले। ये दिखाता है कि कैसे रेसिज्म की वजह से इन दोनों पर हमला होने वाला था, बस क्योंकि वो ब्लैक थे और पैसा कमा कर आए थे। इसके साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि जब एक वैम्पायर दूसरे को वैम्पायर बनाता है तो वो उसकी यादों तक पहुंच सकता है। जैसे रेमिक ने जॉन और बर्ट की यादें देखी और उसको ये सब पता चला। रेमिक का कहना था कि समाज कभी भी स्मोक और स्टक का सम्मान नहीं करेगा, चाहे वे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले। तो इससे अच्छा है कि वो वैम्पायर बन जाए। स्टक जो पहले से ही वैम्पायर बन चुका था अब खुश था क्योंकि वो मैरी के साथ था जो खुद एक वैम्पायर बन चुकी थी। लेकिन रेमिक चाहता था कि स्मोक और बाकी बचे हुए लोग भी वैम्पायर में तब्दील हो जाए। हालांकि ये प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन स्मोक और बाकी लोग इसको स्वीकार नहीं करते। अब इस पर रेमिक का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात थी। क्योंकि रेमिक चाहता था कि सैमी वैम्पायर बने, क्योंकि सैमी की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वो पुरानी और नई आत्माओं को भी हिला सकता था। ये देखकर रेमिक सैमी से बहुत प्रभावित हुआ था। हालांकि सैमी को वो लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेस अपने पति बो की मौत से बहुत गुस्से में थी और बात यहाँ पर आगे बढ़ जाती है जब रेमिक ये कहता है कि वो ग्रेस की बेटी पर हमला करेगा जो इस समय घर पर है। ये सुनकर ग्रेस अपना आपा खो देती है और वैम्पायर्स को चैलेंज कर देती है, जिससे अब वो सब अंदर आ सकते हैं। इससे एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें एनी, ग्रेस और डेल्टा स्लिम तीनों की मौत हो जाती है। डेल्टा स्लिम ने सैमी, स्मोक और परलीन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैरी जो पहले से वैम्पायर बन चुकी थी एनी की मौत से शॉक्ड हो जाती है और बाहर भाग जाती है। ये बहुत दर्दनाक था क्योंकि स्टक ने एनी को काटा था और वो भी वैम्पायर बन चुकी थी और स्मोक को मजबूर होकर एनी के अंदर वुडन स्टेक डालना पड़ा। इसने स्मोक को गहरे इमोशन में डुबो दिया। फिर सैमी और परलीन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमिक और स्टक उन्हें बीच रास्ते में घेर लेते हैं। स्मोक और स्टक के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जबकि सैमी और परलीन रेमिक से भिड़ते हैं। इस लड़ाई में परलीन को वैम्पायर काट लेते हैं, जो मरने से पहले सैमी से कहती है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। सैमी अपना गिटार लेकर रेमिक के सर पर वार करता है और गिटार में सिल्वर प्लेट होने की वजह से रेमिक को बहुत दर्द होता है। हालांकि वो मरता नहीं है, लेकिन उसका दर्द बढ़ जाता है। इससे पहले कि रेमिक पलटवार करता, स्मोक वहां पर आ जाता है और वुड स्टेक से रेमिक को मार डालता है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद सूरज उगाता है और सारे वैम्पायर्स जलकर खत्म हो जाते हैं। स्मोक अपनी आखिरी लड़ाई में थककर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे अपनी आखिरी सांसों में एनी और उसकी बेटी का एक प्यारा सा विजन दिखाई देता है। इसके बाद स्मोक अपनी जान गंवा देता है। सैमी जो दुखी और थका हुआ होता है अपने पिता के चर्च लौट जाता है। चर्च में उसके पिता जो पास्टर हैं उसे संगीत छोड़कर सैल्वेशन यानी कि मोक्ष चुनने की सलाह देते हैं, लेकिन सैमी मना कर देता है और अपना गिटार लेकर चर्च से बाहर चला जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के अंदर एक मिड क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 60 साल बाद यानी कि 1992 का है, जब हम शिकागो में ओल्ड सैमी को देखते हैं जो अब एक फेमस ब्लूज म्यूजिशियन बन चुका है। यहाँ स्टक और मैरी उससे मिलने आते हैं। स्टक बताते हैं कि उस रात जक जॉइंट में स्मोक ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी थी, सैमी को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने देना। स्टक और मैरी सैमी को इमॉर्टैलिटी यानी वैम्पायर बनने का ऑफर देते हैं, क्योंकि सैमी अब बूढ़ा हो चुका था और ज्यादा दिन नहीं जी सकता था। हालांकि सैमी विनम्रता से उसको मना कर देता है और जाने से पहले स्टक उससे कहता है कि वो एक गाना गाए और सैमी अपना गिटार लेकर गाना गाने लगता है। जब स्टक और मैरी वापस जाते हैं तो सैमी उनसे कहता है कि आज भी उस रात के मंजर मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो उनको ये भी बताता है कि उस रात से पहले का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टक भी इस बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी उन्हीं दिनों को याद करता हूँ। ये वही आखिरी दिन था जब सैमी ने अपने भाई को आखिरी बार देखा था और ये वही दिन था जब स्टक ने पहली बार सूरज की रोशनी महसूस की थी। ये वो दिन था जब स्टक को असली आजादी का एहसास हुआ था। जिसके साथ ये मिड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसपे हम यंग सैमी को गिटार बजाते हुए देखते हैं। ये वो दिन था जो 1932 वाली भयानक रात से एक दिन पहले का था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सिनर्स एक बहुत ही सीधी कहानी है। इसके अंदर कुछ वैम्पायर्स हैं और कुछ इंसान जिनके बीच एक रात का संघर्ष होता है, लेकिन इस फिल्म में सांस्कृतिक संदर्भ और कैसे रेसिज्म को दिखाया गया है
ये इसको सबसे खास बनाता है। फिल्म में स्मोक और स्टक की स्थिति ये दिखाती है कि भले ही उनके पास पैसा था, लेकिन फिर भी समाज में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। बाकी यहाँ पर वैम्पायर का चित्रण जो हमको दिखाया गया है वो सिस्टमैटिक ऑपरेशन, रेसिज्म और शोषण का प्रतीक है। जब स्टक और स्मोक वैम्पायर के रूप में दिखाए जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि उनका संघर्ष सिर्फ उनकी भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी होता है। इस फिल्म में सुपरनैचुरल हॉरर और असली दुनिया के रेसिज्म को इस तरह से जोड़ा गया है कि दर्शक केवल डर महसूस नहीं करते बल्कि सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं कि समाज के मॉन्स्टर्स कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बाकी इन सब के अलावा बहुत सारी छोटी डिटेल्स थी जिनको हम आसानी से नोटिस कर सकते थे। फिल्म का ब्लूज ट्रैक भी एक कोलैब था जिसमें 1930s के असली ब्लूज म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स को रीमिक्स किया गया था ताकि वो पुराने विनाइल रिकॉर्ड जैसा अनुभव दे सके। सो विद ऑल दैट सेड, सिनर्स की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।